बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, हुकूमती शाखर्चियाँ हमेशा से हम देखते आए हैं, लेकिन हुकूमत दावा कर रही थी कि अपने हुकूमती ढांचे को स्क्वीज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। और इस सिलसिले में जो है वो कभी हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए और कुछ डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो पाकिस्तान पोस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी असामियाँ जो हैं वो भी ख़त्म कर दी गई। तो अब एक तरफ तो ये पहलू है हुकूमत का कि हमने इन चीज़ों को कम करना है, हुकूमती खर्चे जो हैं वो कम होंगे। शायद हम ये भी सुनते थे, ये तो हम सुनते ही थे, कभी हुआ नहीं कि प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें भी कम हो जाएंगी, लेकिन ये हुआ नहीं। अब दूसरी तरफ एक पहलू ये है कि 2 वीवीआईपी जहाज़ सदर के और प्राइम मिनिस्टर के गालबन उनकी मेंटेनेंस के लिए तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ की ग्रांट जारी हुई है। तो ये किस तरह से हुकूमत जो है वो आवाम को जो है वो ये बताना चाह रही है कि हम अपने ढांचे को कम करेंगे? क्या गरीब लोग जो हैं वो इससे उनको कोई फ़ायदा पहुंचा है या वाकई हुकूमती ढांचे में कोई कमी आई है? क्योंकि जिन मुलाजमतों को ख़त्म किया गया वो तो बड़ी लो ग्रेड की और छोटे स्केल्स की मुलाजमतें थी। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की वजह से भी कोई ख़ास जो है वो जो ज़्यादातर मुतासर हुआ वो छोटा तबका ही हुआ। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में जो वजारत दिफा है उसने जो है वो फ़ौज से रिलेटेड कोई भी मामलात होंगे, ऐसे नेगेटिव मामलात, मतलब कोई भी गलत न्यूज़ या कोई भी बात आप फ़ौज के मुताबिक, इंडिया की फ़ौज के बारे में अगर वहाँ का कोई शहरी या कोई भी करेगा तो उसका जो सारा मामला होगा, उसके खिलाफ जो भी मुकदमा या जो भी कार्रवाई करनी होगी वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, वो इख्तियार फ़ौज को दे दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसराइल के ख़िलाफ़ मिस्र ने तैयारियां कर ली हैं और मिस्र जो है वो अपनी तैयारियां क्यों कर रहा है, अपने दिफा के लिए कर रहा है या फिर फ़लस्तीन की मदद करने के लिए कर रहा है, इस पर तज्जिया होगा। और एंड पे हम बात करेंगे कि क्या इसराइल के पास इतने वसाइल, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी फिजिबिलिटी मौजूद है कि वो ईरान की जौहरी तनसीबात पे हमला कर सके? इसके लिए उसको किस तरह से जो है वो प्लान करना होगा और क्या क्या इसके अंदर जो हैं वो इंशाल्लाह मुश्किलात होंगी। हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पे जो इनसाइडर स्टोरीज़ हैं हमें बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि हुकूमती शाह खर्चियाँ, आपका एक बहुत वसी तजर्बा है और आप मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हुकूमती ढांचे हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व भी रहे और चीज़ों को कवर भी करते रहे। आप बहुत सारी अंदर की बातें भी जानते हैं। आपने कभी देखा है अपने होश में कि वाकई हुकूमती शाह खर्चियों को कभी कम करने की सही मायनों में कोशिश की गई हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है, मेरी पसंदीदा टॉपिक है जिस पे दिल तो दुखता है पर इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी मतलब बात तो सच है मगर है रुसवाई रुसवाई की। असल में डेनमार्क में पोल्यूशन हो गई बहुत ज़्यादा, तो डेनमार्क की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि तमाम लोग गाड़ियाँ, व्हीकल्स छोड़ के साइकिलों पे आ जाएं। अच्छा। तो कैबिनेट पे ये मसला चला गया। तो कैबिनेट ने ये अप्रूव किया कि पहले मरले में ये ऐलान को रोक के पहले मरले में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जी वो लोग 10-15 दिन के लिए एक मतलब ट्राई के तौर पे साइकिलों पे ट्रैवल करना शुरू करें। उसके बाद अवाम से रिक्वेस्ट करें कि वो भी साइकिलिंग पे आ जाएं। और फिर उनके सेनेटर्स, उनके मिनिस्टर्स, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके प्राइम मिनिस्टर साइकिलों पे आना शुरू हो गए। ठीक है। पिछले दिनों एक आपने देखा भी था कि कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था जो 14 साल रहा था और फिर साइकिल पर रवाना हुआ था वहाँ से, वो यूरोप का ही था कोई मुल्क। अच्छा ठीक है। तो सुबकदोश होने के बाद वो साइकिल पर गया था घर। ठीक है। अच्छा, तो ये मिसाल उन्होंने कायम की। ये मैं बात कर रहा हूँ मुहसिब मुल्कों की। कल हमने या थोड़े दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें हमने बात की 3600 1 ग्रेड से लेके 15 ग्रेड तक के मुलाजमीन को फारिग करने की। 3615। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो डाकिये, चौकीदार, ऑपरेटर, पीएन इन और खाकरोब, इनको जो नौकरी से फारग किया गया 30-30, 40-40 हज़ार नौकरी वालों को, और इसका नाम राइट साइजिंग का दिया गया और IMF की शराइत का बताया गया। तो मुझे ये बताएं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो किस मिट्टी के बने हुए हैं
कि 1 अरब 80 करोड़ रुपया उन्होंने अपने तैयारों की मेंटेनेंस पे लगाना है, नए नहीं खरीदने, मेंटेनेंस पे। मतलब जाहिर बात है उनके इंजन तो नहीं खराब ना, उनकी कोई सुर्खी पाउडर ही होना है ना। अब मुझे ये बताएं कि एक पाकिस्तान इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त मतलब माशी तौर पे तबाह हाल मुल्क है, और आर्मी चीफ जो है वो SIFC के ज़रिए सियासतदानों को साथ मिला के हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क की माशत बहाल करें, हमारे मुल्क को पैरों पे खड़ा करें, ठीक है। और ये मुझे नहीं समझ आई कि 1 अरब 80 करोड़ अभी हाल ही में तो बजट गया, ये कल की बात है। जी। उसमें आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का 35 करोड़ रुपया बजट बढ़ा दिया गया था, और उनका उस सदर मसूफ का 1 अरब के करीब 1 अरब से शायद 2.5 अरब कर दिया गया था, इस तरह कोई था। पार्लियामेंट के लोगों के भी और अलाउंसेस भी और घर और ये वो चीजें। अच्छा, फिर आपको याद है IMF से रिलेशनशिप पे और उनसे मुज़ाकरात पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के तमाम स्टाफ को पता नहीं 2-2 सैलरियाँ इनाम के तौर पे दी। जी बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम मुसलमान मुल्क में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इनको ये कोई खौफ नहीं आता, कोई शर्म नहीं आती ये करते हुए, जब ये डाकिये को निकाल रहे हैं, PN को निकाल रहे हैं, नायब कासिद को, और जो यूटिलिटी स्टोर्स के बेचारे यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं, और महकमे बंद कर रहे हैं, राइट साइजिंग। तो राइट साइजिंग में ये नहीं सर PIA जैसा इदारा से चलाया नहीं जा रहा, PIA नहीं चलाया जा रहा, और निजकारी कर रहे हैं उसकी। देखें कि PIA के चेयरमैन रहे हैं शायद खाकान अब्बासी, और वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। PIA खसारे में है, उनकी जाती एयरलाइन एयर ब्लू जो है वो फायदे में है। अब कहने का मकसद ये इतनी दर्दनाक तरीके से नोचते हैं मुल्क को कि मेरे जैसा बेज़रर सा बंदा भी यानी कि सर जो है ना पीटना शुरू कर देता है कि मतलब इन हालात में 2 अरब रुपया तकरीबन जो है वो जारी कर दिया गया है। किस काम के लिए? तैयारों की मेंटेनेंस के लिए। तो कमाल हो गई है। वैसे इससे बेहतर नहीं था कि PIA को चलाने की कोशिश की जाती, PIA को चलाने की कोशिश की जाती, और इससे बेहतर था वो मुलाजमीन ना निकाले जाते वो राइट साइजिंग के नाम। यानी कि भट्ट साहब आपने अपने पूरे जो कैरियर है उसमें नहीं देखा कि हकीकी मायनों में कभी ये हुकूमती ढांचे को इस गर्ज से छोटा करने की कोशिश की जा रही हो कि कोई पैसे बचें? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मैंने बहुत सारी हुकूमतों को कवर किया है, देखा है, और मैंने इनके साथ टाइम गुजारा है, जिसमें PTI की हुकूमत भी है, PMLN की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, जिसमें MMA की हुकूमत भी है, जिसमें इस तरह की मतलब काफ़ी हुकूमतें, MKM भी हुकूमत में रही है, अभी भी है। तो मैंने ये देखा है कि बेदरेग इस्तेमाल वसाइल का, इस बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है कि बंदा जो है वो दंग रह जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस गरीब मुल्क में जहाँ 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, वहाँ पे 2 अरब रुपए के जो है वो जहाज़ रिपेयर करवाए जा सकते हैं। आप कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र कर लें, मतलब एक वज़ीर आज़म ऐसे भी गुजरे हैं जो जहाज़ इस तरह उड़ाते थे जिस तरह मतलब उबर है। अच्छा, लेके वो कहते थे दोपहर का खाना मैंने खाना है लाहौर जाके, रात को मैं भावलपुर होऊंगा, फिर उसके बाद मैं कराची की सिंधी बिरयानी खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बलूचिस्तान चला जाऊंगा सुबह नाश्ता करने। तो देखें इस बेदर्दी का भी कोई एहतसाब होना चाहिए। ठीक है भट्ट साहब, और एक हुकूमत के दौर में हमने ये शोर भी सुना था कि जो असम्बली के इजलास होंगे, जो बड़ी बड़ी VIP मीटिंग्स होंगी सरकारी लेवल की, उसमें सिर्फ चाय बिस्किट मिलेगा और AC बंद रहेंगे। इस पर डिटेल में बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और भट्ट साहब से जानना चाहूँगी, भट्ट साहब एक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमने शोर सुना था कि ये होगा कि जी चाय बिस्किट हुआ करेंगे दफातर में, और AC भी बंद रहा करेंगे, और सरकारी गाड़ियाँ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी। तो वैसा कुछ हुआ था या सिर्फ बातें ही थी? देखें, मेरी नज़र में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दफ़ा
जवेद महमूद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे कि उन्होंने कहा आप गर्मियों में एसी बंद करके बाहर कमरों के बैठेंगे और आवाम की बातें सुनेंगे, यानी कि उनकी मसाइल सुनेंगे। ठीक है। वो भी कुछ अर्सा चल सका था और आखिर उनको बेइज्जत करके घर भेजा गया जवेद महमूद साहब को। अच्छा, क्यों? वो एक एक्सीडेंट उनके ड्राइवर से हुआ था। अच्छा। और डाल के उन पे भेज दिया गया घर। मुख्तसर ये कहने का मकसद ये है, अब आप बानी पीटीआई की तरफ आ जाए। वो बनी गाला से हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और उनके उस वक्त के ढीठ किस्म के जो वजीर थे वो कहते थे 10 रुपए पर किलोमीटर, पता नहीं 55 रुपए का नहीं, तब तो 10 रुपए पर लीटर ही कहा था, किलोमीटर जो है हेलीकॉप्टर कॉस्ट करता है। अब और बड़ी मीम्स बनी थी। हाँ, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अवाम के बारे में ना सोचें, कोई बात नहीं, पर मुल्क जिसमें आप हुक्मरानी कर रहे हैं मतलब ऐसा तो रहने दें कि मतलब हुक्मरानी के काबिल रहे। आप ही ने करनी है, हमने तो करनी नहीं है हुक्मरानी। बिल्कुल। तो आप मुल्क को रहेगा तो आप हुक्मरानी करेंगे ना। अब आप ये देखें कि मैं एक ऐसे मतलब वो उसको भी जानता हूँ, चीफ मिनिस्टर को, मैं अब नाम नहीं लेता, मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिनके घर खाना जो है उनके मतलब घर के जितने गेस्ट होते थे या जितनी पार्टीज होती थी उनमें खाना जो है वो सीएम सेक्रेटरीट से जाता था। और जब सीएम सेक्रेटरीट खत्म हुआ तो उधर खाना भी खत्म हो गया। तो कहने का यानी कि वो बजट जो है वो उधर यूज होता था। अच्छा भट्ट साहब, ये मौजूदा पंजाब की सीएम जब सीएम होने वाली थी तो तब भी एक खबर बड़ी फैल गई कि उन्होंने कहा कि जाती उम्रा से हेलीकॉप्टर के जो है वो जरिए आया करेंगी ताकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुतासिर ना हो। फिर वो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मच गया। तो क्या वो वाकई खबर सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से दब गई और वो चीज़ ख़त्म हो गई, या फिर वो वाकई कोई फेक बात थी? नहीं, हेलीकॉप्टर पे उन्होंने आना शुरू किया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका इस्तेकाक है जी। और उस पर सोशल मीडिया पे इतनी मीम्स बन गई हेलीकॉप्टर की कि वो फिर उनको खत्म करना पड़ा। चलो मैं समझता हूँ, क्रिटिसाइज अगर किसी ने किया, उन्होंने ख़त्म कर दिया तो इसमें अच्छी बात है। अब आप मुझे दूसरी जानिब ये भी बताएं ना, जब एक कॉन्वे जा रहा है सीएम का तो उसमें ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रूट लगता है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें एम्बुलेंसेज भी फंसती हैं। अगर वो हेलीकॉप्टर पर ट्रैवल कर लेंगी तो इसमें क्या बुरी बात है। बहरहाल वो उन्होंने बंद कर दिया। वो इतना पीटीआई ने उनको उछाला, ट्रोलिंग की कि वो उन्होंने फिर हेलीकॉप्टर, आप मैंने नहीं सुना कि उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क के बारे में सोचें कि क्या ये मुल्क अफोर्ड करता है, ये मुल्क अफोर्ड करता है। अब आप देखें कि जब वो डेनमार्क की मैंने बात की कि वो उन्होंने कहा जी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पहले रोल मॉडल बने, उसके बाद अवाम से रिक्वेस्ट करें। तो ये अब जब डाकिए चौकीदार नौकर निकाल रहे हैं नायब कासिद, तो ये खुद भी तो रोल मॉडल बने, ये भी तो कहें कि हम अपने ऑफिस में हमारे जो है स्टाफ, उसको मैंने अपनी होश में सदर बुश को परवेज मुशर्रफ के साथ व्हाइट हाउस में देखा जी। और देखा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बात है गालबन 2003 की या 4 की। अच्छा। ठीक है, देखा ये है जी कि 4 की है, हाँ जी 4 की। तो देखा ये कि परवेज मुशर्रफ चले गए यूएस के दौरे पे, व्हाइट हाउस डेलीगेशन में हम भी थे। अच्छा। तो उधर फिर ओवल ऑफिस है, ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डाइस लगा हुआ था और एक टेबल चेयर लगी हुई थी, 2 चेयर्स, टेबल और डाइस। उस यानी कि थोड़ा दूर तक जर्नलिस्ट खड़े थे। अच्छा। अब जर्नलिस्ट ने सवाल करना है बुश से या मुशर्रफ से और उन्होंने जवाब देना। उन्होंने ये किया कि मुशर्रफ जो है वो डाइस पे थे और मुशर्रफ से अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक। तो सदर बुश अपने चेयर से उठे और इधर से यूं करके घूमे और जिस तरह वो सामने चेयर है उधर एक डिस्पेंसर पड़ा था। उस वक्त पाकिस्तान में डिस्पेंसर का रवाज बहुत कम था। ठीक है। उधर से उन्होंने ग्लास निकाला, उधर से पानी भरा, पानी पिया, ग्लास बास्केट में फेंका और वो उधर आके बैठ गए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ तो ऐसा कभी नहीं। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमारा कोई काउंसलर जो है ना, उसने भी 4 नौकर रखे होते हैं साथ। ऐसा ही है कि कोई मेरा मतलब बाल सीधे कर दे, कोई मुझे पानी पिलाए, कोई मुझे
कोई दबाए, कोई मेरी खुशामद करे। हम बहुत गलत जगह साइड पे जा रहे हैं, हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ये राइट साइजिंग करें पर ये भी तो ना करें। हाँ। ये अरबों रुपया जो ये गरीबों से शुरू कर देते हैं, ये गरीबों से शुरू करते हैं, ये ऊपर से शुरू करते हैं। आटे में नमक के बराबर है जो। जी। अच्छा, मुझे अब मैंने आपको पहले भी उस दिन कहा था प्रोग्राम में कि अगर ये 3615 मुलाजिम निकालने की बजाय सिर्फ 100 टॉप के लोग निकाल दें, तो अपनी मरात बंद कर दें, ना निकालें, अपनी मरात बंद कर दें, तो अरबों खरबों रुपए का फायदा होगा। अच्छा बट साहब, अब हम दूसरा हमारा एक टॉपिक है भारत के हवाले से जो मैंने आपसे खबर शेयर की कि गैर कानूनी मवाद फौज के खिलाफ, उसका सारा जो सिलसिला होगा, केस होगा, सज़ा होगी, जो भी होगा वो भारतीय फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। जो भी कोई शख्स उनकी फ़ौज के बारे में कोई खबर या कोई बात करेगा। भारत पहले भी सोशल मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है। जिस तरह हमारे मुल्क में कोई आम सी खबर, सोशल इशू की खबर भी फैलती है, पूरी दुनिया में जाती है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है वहाँ पर ज़्यादतियाँ, सोशल इश्यूज़, क्राइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर उस तरह रिपोर्ट नहीं होता जिस तरह से हमारे यहाँ होता है। तो वो पहले ही बड़ा कंट्रोल्ड है, अब मज़ीद इतनी सख्ती करने की क्या वजह है, मकसद क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक सियासी जमात जो है वो हुकूमत की अपोजिशन नहीं कर रही, वो मुल्क की अपोजिशन कर रही है। वो हुकूमत से लड़ाई में कोई मौका ऐसा नहीं जाने देती कि वो मुल्क की किरदार कशी भी ना करे। हाँ। तो हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। उधर सारी मुहिब वतन जमाते हैं। अच्छा। वो उनको पता है कि हमने हुक्मरानी करनी है, तो अपने मुल्क की रेपुटेशन खराब नहीं करनी जी। हमारी इधर से वो चनाए नाम मुझे चनाए करके, वो जो पार्लियामेंटेरियन हैं ब्रिटिश, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक फिल्म अवार्ड उन्होंने जीता था, जहाँ पे उन्हें ऑस्कर मिला था, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत और पाकिस्तान में बेबसी और पाकिस्तान की जो मोहताजी है उसको उजागर किया था। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। तो ये हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी है कि वो इस बात पे अवार्ड उन्होंने लिया कि बड़ा सराहा गया कि पाकिस्तान को दिखाया गया कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मिजरेबल कंडीशन में दिखाया गया, मिजरेबल कंडीशन में कि आईसीयू पे है, खुदा ना खास्ता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में ऐसे मेरे ख्याल फैक्ट्स कम है। और तीसरी उसके अलावा बात यह है कि ये जो पूरी कानून साजी और फौज ये कोई इंडियंस के लिए नहीं है, ये कश्मीर को फोकस करने के लिए किया गया है। कश्मीर का क्योंकि एक भयानक चेहरा फौज का जो कश्मीर में वो कर रही है भारतीय फौज, तो भारतीय फौज जो कर रही है वो चेहरा जो है वो कम से कम सोशल मीडिया पे तो बेनकाब किया जा सकता है। तो उसकी वजह से ये कानून साजी की गई है और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत सख्त संगीन जुर्म है और इस पे आलमी अदालत को कोई मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि ये हकूक की सख्त तरीन खिलाफवर्जी है। इत्थे ते एक बंदा जड़ा 9 मई के वाक़या च मुलवस होके जेल गया है, तो उत्थे पूरी दुनिया तड़फ रही है कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। तो उधर जो लाखों कश्मीरी जो हैं जो जुल्म सितम सह रहे हैं, उनमें नहीं किसी कोई बात करता कि इधर भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। पाकिस्तान की सिचुएशन को उससे क्यों मुवाजना किया जा रहा है? पाकिस्तान में भी ऐसा कोई एक्ट पेश किया गया है में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे लाइक FIA, लाइक पुलिस, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस, ये लोग उस शख्स के खिलाफ को गिरफ्तार करेंगे और फिर उसका ये चेक करें ना कि यानी कि उसको शफाफ करने की कोशिश की गई है कि उसको JIT इंक्वायर करेगी, 3 माह हिरासत में रहेगा, 3 माह हिरासत में रहेगा। इंक्वायरी अगर हो गई तो ठीक है ना, मतलब ये नहीं है कि किसी पे झूठा इल्जाम है तो वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा अगेन कि पाकिस्तान के हवाले से हम अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो उसमें इस कदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फोर्सेस जो हैं, वो गैर मुल्की फोर्सेस जो हैं, वो इस कदर एक्टिव हैं कि पाकिस्तान को वो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के अंबार लगा दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा हसन फैसला है। बिल्कुल ठीक है। और अब नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मिस्र जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ तैयारियां शुरू कर रहा है और क्या इसका मकसद है। बट साहब आपसे जानना चाहूँगी, ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है क्या मिस्र उसमें फॉल करता है? जो मिस्र जो है वो तैयारियां कर रहा है कि कल को इसराइल उस पर अटैक कर सकता है, ऐसे कोई इम्कान है? ग्रेटर इसराइल समझ लें कि मुस्तकबिल के लिए क्या है जी, ठीक है ना। इसमें उर्दन, ईरान, लबनान, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र जी, ये मुल्क शामिल है। अच्छा, ठीक है। ये इसराइल अपनी हिकमत अमली बना के बैठा हुआ है कि ये हिट लिस्ट पे है ना, खुदा ना खास्ता हिट लिस्ट पे है, और वो ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है वो यही है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान तो उठ खड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद और लड़ाई कर रहा है और टक्कर की जो है वो जिदबाजी में भी है, और उनका ये ख्याल है कि हम आपके मिसाइल, उन्होंने मिसाइल फेंके भी हैं, उन्होंने उनकी शहादतें भी की हैं, उन्होंने उनसे बदले भी लिए हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब कोई मुल्क जो है, लबनान जो है वो खुद एक ज़ेर ताब है इसराइल के, फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। उसके अलावा आप देखें कि इसमें लबनान में जो है वो भी काफ़ी कुछ हो रहा है। अब गज़ा में जो है वो भी इंसानियत की जो तजलील की जा रही है और जितनी शहादतें हो रही हैं पूरी दुनिया के सामने। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसराइल को जवाब देने के लिए एक खित्ते का मुल्क जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। और मिस्र की क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? मिस्र जो है अमेरिका से असलाह खरीदता था, ठीक है। अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि मिस्र इसराइल के खिलाफ अपनी डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अच्छा, अमेरिका ने असला देना बंद कर दिया। अब जब बंद किया तो मिस्र की तैयारियां जरा सुन लें जी, क्या है जी। नहर स्वीज जो है उस पे 7 पुल थे। अच्छा, उन्होंने हंगामी तौर पर उस पे 60 पुल ब्रिज कायम किए हैं, जिसमें से 7-8 जो हैं वो फ्लोटिंग पुल हैं। ठीक है, ठीक है। ये जंगी तैयारियां हैं, ठीक है। उसके अलावा इसराइल में जब मतलब इनका हुआ था इसराइल का और मिस्र का आपस में अमन मायदा, उस वक्त इसराइल के पास 700 टैंक थे। अच्छा, अब वो तादाद बढ़ के 18-1900 हो गई है। अच्छा, ठीक है जी। पहले ये समझ लें कि ये जितना इस वक्त मतलब मिस्र ने गेन किया है, मेरे तो इल्म में नहीं था। अच्छा, खामोशी से, हाँ, 2 मिलियन मुरब्बा मीटर पर फौजी गोदाम साजो सामान के लिए कायम कर लिए हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो तैयार हो चुकी हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, गुज़िश्ता सालों में 40 से 50 बिलियन डॉलर का असला खरीद चुका है मिस्र। मिस्र असला साजी में बहुत आगे है और खुद भी प्रोडक्शन कर रहा है असला साजी की, ठीक है, जिसमें टैंक, गोला बारूद जो है इसकी पैदावार में मिस्र इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ठीक है, ठीक है। अब बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर हथियारों की खरीदो फरोख्त में देखा जाए तो 70 बिलियन डॉलर की खरीदो फरोख्त है शायद। अच्छा, ठीक है ना। अब फौजी बंदरगाहें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, सुरंगें बनाई हैं, और उसके अलावा जो गोदाम बनाए हैं असले के लिए, वो जो है वो बड़े काबिल ज़िक्र। उनसे क्या फायदा होता है, क्या करेंगे? गोदाम उसमें असला स्टोर करेंगे, स्टोर कर लेंगे। जंगी अगर हालत जंग में खुदा न खास्ता वो जाता है तो उनमें असला स्टोर करेंगे। हाँ। और अपनी वो डिफेंस लाइन को भी देखेंगे, असला भी स्टोर करेंगे। मेरे दूसरी सूरत हाल ये है कि मेरा ये ख्याल है कि मिस्र मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है और मिस्र ये समझता है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के लिए मिस्र की तरफ आएगा, यानी कि अपने लिए कर रहा है, अपने लिए, फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहा। फलस्तीन के लिए नहीं, वो अपनी स्कीम के लिए कर रहा है। और उसका ये ख्याल है कि जब अब इसराइल ने ऐलान किया हुआ है कि वो ईरानी जो जौहरी तंसीबात हैं उनको हिट करेंगे। हाँ। इनको अगर हिट करने का मैं समझता हूँ ये सिर्फ ऐलान है। क्यों? पहली बात ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जा रही है। अच्छा। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल को फुल फ्लैज सपोर्ट कर सके। ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि ये जब 20 फरवरी को नए सदर का ओथ होगा, जब नए सदर का ओथ होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि इसराइल एक जारहाना तरीके से दोबारा वापस आएगा। अच्छा। और उस वक्त तक मिस्र भी पूरा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होगा। ठीक है। तो आने वाले वक्त में खत्ते में एक बड़ी लड़ाई छिड़ने का अंदेशा है अगर मतलब इसराइल ने होश के नाखून ना लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल, ईरान, लबनान ये सारे मिल के जब इसराइल से लड़ेंगे, और मैंने उनकी दिफाई सूरत हाल के पे बड़ा डिटेल बताया है कि मिस्र की इस टाइम दिफाई सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये जब मैं दिफाई सूरत हाल पढ़ रहा था या देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं मिस्र को बड़ा पुरअमन सा, छोटा सा, खामोश सा, इनोसेंट सा मुल्क समझता था। तो पर वो तो जनाब पूरा अग्रेसिवली काम। बट साहब इसका मतलब है उन्होंने और भी चीज़ों में बेटरमेंट है, उनकी इकॉनमी स्टेबल होगी तो वो इस तरफ आए हैं। जो लोग हमारे जैसे इकोनॉमी से ही लड़ रहे हैं वो बेचारे इतना दफा कहाँ से करेंगे। लेकिन मिस्र के हवाले से तो हमने बात कर ली। मुझे ये बताइएगा, जो आप बता रहे थे हमें बात, कि अगर ईरान की तंसीबात पे हमला करना है इसराइल को, तो उसके लिए मुश्किलात क्यों हैं और किस तरह करेगा वो? इसलिए हमला नहीं हो सकता कि पहले ये समझें कि उसमें तुर्की और कई ममालिक जो हैं वो रास्ते में आएंगे जब उनके मिसाइल जाएंगे तंसीबात पे। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, ठीक है जी। ठीक, जब वो उधर को जाएंगे मिसाइल, तो उनकी तंसीबात पे पहुंचने से कबल ही ईरान भी जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि उसे टाइम मिल जाएगा, उसे टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो गिदड़ भपकियां हैं वो शायद, और इनकी फजाई हदूद जो है दूसरे ममालिक वो इस्तेमाल तो नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद और अब नए सदर के जो है वो नई पॉलिसीज़ के साथ आपको कोई उम्मीद है कि दुनिया में बेहतरी आ जाएगी, अमन कायम हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि इसराइल को सफारती तौर पर ये समझाने की ज़रूरत है और यूनाइटेड नेशन को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, और उन्हें ये कहना, उन्होंने उन पे शायद पाबंदी लगा दी है इसराइल ने, उनके उधर आने पे ही। अच्छा। तो उनको किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये खत्ते में खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो ये बड़ी बुरी तरीके से छिड़ेगी। अभी अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल को फुल फ्लैज सपोर्ट कर सके। अभी 2-3 माह तो वो इस पोजीशन में नहीं है। ठीक है बर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।